पटेल प्रहलाद भाई। मौके पर देखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे नजारे आम हो चुके हैं। मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर तीसरे कार्यकाल तक बार बार जनता ने यही सब भुगता है। पहले कार्यकाल हमें याद कीजिए कि नोटबंदी का फैसला हो, या दूसरे कार्यकाल में आप याद कीजिए 2020 में लॉकडाउन लगा हो, जनता ने घबराहट की हालत जनता के बीच कैसी थी आप सबने देखा है। जनता में घबराहट का माहौल बना और इस तीसरे कार्यकाल में यही अफरा तफरी एसआईआर को लेकर बिहार में बनी और अब देश के बाकी 12 राज्यों में लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। वहीं ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइट्स ऑपरेशन की गड़बड़ियों ने लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आप जानते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स पिछले 2-3 दिनों से कैंसिल हो रही हैं और इसकी वजह है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका एक नया नियम। और इस नए नियम का नाम है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल, और जिसे देश में लागू कर दिया गया, जिसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स को पर्याप्त आराम देने और जैसे प्रावधान है। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई, लिहाजा इंडिगो को कम से कम 1300 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इसकी वजह से भारी अव्यवस्था फैली और पानी सिर से ऊपर निकला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज जाकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने बैठक की और सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल बना हुआ है कि सरकार अब हर बार की तरह बिना तैयारी के कोई भी काम क्यों करती है, क्योंकि आखिर में इसका नुकसान तो जनता को ही होता है। कुछ और पिछले दिनों के उदाहरण आप देख लीजिए, चाहे ये जो ऐप आया था, नाम भी भूल जाता हूं उस ऐप का, जो संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप कहा गया। हर मोबाइल में कंपल्सन था, कंपल्सरी की रूप से कि इस मोबाइल हर मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉइड के मोबाइल हो चाहे वो आईफोन्स हो, इन दोनों में यानी हर मोबाइल में संचार साथी ऐप को आपको इन बिल्ट लेकर आना कंपलसरी है। बाद में क्या हुआ, बाद में वापस लेना पड़ा। आखिर क्यों? किसानों के आंदोलन की बात कीजिए आप, 13 महीने तक किसान रहे सड़कों पे, 2020 की बात। फाइनली क्या हुआ, 750 किसानों की जान चली गई और 13वें महीने में नरेंद्र मोदी ने कहा शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई। आखिर क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी ऐसा काम? आखिर क्यों करती है मोदी सरकार ऐसा काम कि उसे बैकफुट पे आना पड़ता है? क्यों बिना सोचे समझे किसी भी फैसले को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और जब अफरा तफरी का आलम आता है तो उसके बाद फिर उसे वापस लिया जाता है? लेकिन इंडिगो मामले पर आज सुबह ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। आइए पहले उस ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी ने इंडिगो मामले पर लिखा है कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। इंग्लिश में है, उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। यहां राहुल गांधी ने इंडिगो के बारे में लिखा है, इंग्लिश में है, हिंदी आपके सामने रख रहा हूं। वहीं पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं इसी मसले पे। आइए जरा इसको भी सुन लीजिए, पवन खेड़ा जी को सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया।
इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दी। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है, या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज है, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। की बात है, और मोनोपोली जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि आप एक दो व्यापारियों के हाथ में ही अगर सब कुछ दे देंगे तो हालात ऐसे ही होंगे, और वही यहां पर उसी को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ढंग से पवन खेड़ा। आज ये मामला, इंडिगो का मामला जो है, ये आज संसद में भी उठा, राज्यसभा में भी ये मामला उठाया गया, और प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता, उन्होंने, कांग्रेस सांसद, उन्होंने इस मसले पे सरकार से सवाल पूछे। सरकार जवाब तो देती नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन सरकार बैकफुट पे आती है। अभी आपने देखा एसआईआर के मामले पे बैकफुट पे आई सरकार, अभी और आना बाकी है, कि इसलिए क्योंकि 9 तारीख को इस पे संसद में ही सुनवाई है, संसद में इस पर बहस होनी है, पूरे इसी मसले पे, एसआईआर के मसले पे। उसके बाद संचार साथी ऐप के मामले पे आपने देख ही लिया। अब डीजीसीए का जो ये फरमान है, इसको भी वापस ले लिया गया है, लेकिन उससे पहले अफरा तफरी का माहौल तो बनाना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश की जनता सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए है? लैबोरेटरी में, लैब में हम लोग हैं क्या कि हमारे ऊपर आप कुछ प्रयोग कीजिए, प्रयोग सफल हुआ तो बहुत अच्छा, प्रयोग सफल नहीं हुआ तो फिर चलिए बैकफुट पे आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं खुद को। सरकार इसलिए बनती है, सरकारों का चयन इसलिए होता है, जनता इसलिए अपनी सरकार बनाती है। सवाल बड़ा है, और सवाल बड़ा ही नहीं है, सवाल जो है वो गहरा है, दुखदाई है, दुख देने वाला हमें और आपके लिए नहीं। सवाल दुख पहुंचा सकता है नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, लेकिन सवाल तो किया जाएगा। चलिए, प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ पूछा था, जरा ये भी सुन लेते हैं। मामला और चर्चा सिर्फ इंडिगो का की आज हम नहीं करेंगे, चर्चा में और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लीजिए प्रमोद तिवारी को। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं, हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे।
इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज तो सुन रहे थे आप, साफ साफ यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। और इसके बाद हालांकि सरकार दबाव में आई और सरकार ने, खासकर एविएशन मिनिस्टर ने इस पर मीटिंग की और अभी रोक लग गई है, यानी बैकफुट पर है सरकार। देश में मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण जो माहौल बना हुआ है दोस्तों, उस पर कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो में क्या कुछ कांग्रेस ने कहा है, बताया, सुनिए, देखिए। परेशान यात्रियों की ये तस्वीरें किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की नहीं, देश भर के हवाई अड्डों की हैं। लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। यह डीजीसीए की अदूरदर्शिता और मोदी सरकार के मोनोपोली मॉडल का फेलियर है। तो ये फेल्योर है। तो एक तरफ मोदी मॉडल में देश फंस गया है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी सवाल बने हुए हैं। आखिर वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है? क्योंकि गुजरात के एसआईआर में 17 लाख मृतकों का नाम आया है। पता चला है कि राज्य की यानी गुजरात की मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और उन 17 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। पिछली सरकार बल्ले बल्ले नरेंद्र मोदी की यानी बीजेपी की सरकार वहां बन गई। ये जानकारी खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जारी की है। ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये जानकारी कोई आम पब्लिक के जरिए नहीं आई है। ये जानकारी गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी है कि 17 लाख ऐसे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है जिनकी मृत्यु हो गई। तो आखिर तो वोट आप चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। 17 लाख छोटा मोटा नहीं होता है विधानसभा चुनाव के लिए या उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी। मतलब यही हुआ कि गुजरात के चुनाव नतीजे भी संदिग्ध ही हैं और लोकसभा के चुनाव नतीजे भी संदिग्ध ही हैं। वैसे देखना होगा कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह गुजरात में घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी उठाती है या नहीं। इधर घुसपैठियों के नाम पर ही मुख्य न्यायाधीश साहब, अब नए मुख्य न्यायाधीश आ गए हैं 24 तारीख से। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब। जस्टिस सूर्यकांत साहब को पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षाविदों का एक खुला खत मिला है आज। दरअसल हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत साहब ने रोहिंग्याओं के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए 3 पन्ने की चिट्ठी, ओपन चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि उत्पीड़न से भागकर आए रोहिंग्याओं की तुलना घुसपैठियों से करना अनुचित है। खत लिखने वालों में मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है, इन्होंने आग्रह किया है कि मुख्य न्यायाधीश साहब सभी के लिए, चाहे उनका मूल कुछ भी रहे, कुछ भी हो, सम्मान और न्याय पर आधारित संवैधानिक नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता आप दोहराएं। कहा गया है इस चिट्ठी में कि ऐसी टिप्पणियां रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों के खिलाफ बेंच की तरफ से पक्षपात किए जाने की आशंका पैदा करती है और इस चिंता का कारण बनती है कि जब हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो वो न्यायपालिका में जनता के विश्वास और भरोसे पर बुरा असर डालेगी। अगर न्यायपालिका, उसमें भी मुख्य न्यायाधीश, अगर कोई आपके पास मुख्य न्यायाधीश के पास गया है वहां कानून की शरण में और वहां से अगर वो कुछ ये सोच कर गया है कि उसे न्याय मिलेगा, न्याय की गुहार लगाने गया है और आप उसे न्याय देने से पहले आप साफ साफ कह रहे हैं ये तो घुसपैठिए हैं, और मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर क्या होगा? आखिर जाएगा इंसान कहां? ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई है, इस खत में लिखा गया है। खत पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन हैं, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हैं, ऐसे कई चेहरे इसमें हैं, जाने माने चेहरे शामिल हैं। आखिर इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसलिए क्योंकि चाहे न्यायपालिका हो चाहे संसद हो,
इस बीच राहुल गांधी ने कल एक मामला उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो विदेश से नेता आते हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी कुछ अलग अलग ढंग से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करने लगी। आज खबर दूसरी आई। आज खबर यह आई कि राष्ट्रपति के यहाँ जो डिनर पार्टी आज दी गई है पुतिन साहब के सम्मान में, उस डिनर पार्टी में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सदनों के नेता विपक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष अपर हाउस के हैं यानी राज्यसभा के हैं, तो लोअर हाउस यानी लोकसभा के नेता विपक्ष प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। इन दोनों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन शशि थरूर को बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो विदेश मामलों की जो संसदीय कमेटी है उसके सदस्य हैं, उसको चेयर करते हैं। उनको बुलाया गया है, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया है। शशि थरूर साहब कहते हैं कि संवैधानिक जो नियम है उसका हवाला देते हैं कि इसलिए मुझे बुलाया गया है। क्या संवैधानिक नियम के दायरे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी एलओपी नहीं आते हैं क्या? Hello. My name दोस्तों, और इसका जवाब शायद नरेंद्र मोदी की सरकार आज नकल दे, और नहीं देगी तो फिर जनता तो जवाब देगी ही अगर चुनाव फेयर हो जाए तो आज चर्चा करेंगे कि क्या देश में मोदी मॉडल का सच सामने आ गया है? क्या मोदी की नाकामी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंडिगो का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे चुनाव में ईमानदारी बरतने का मामला हो। इन मामलों पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को कई बार लग सकता है कि वही घिसी पिटी बातें, वही रिपीटेड बातें यहां होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। इस पर पैनी निगाह रखने वाले हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज भी जुड़े हुए हैं। आपसे अभी मुलाकात करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। 3 हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। शकील जी लगातार रोजाना पार्लियामेंट कवर करते हैं, आप जानते हैं, और विपक्ष की राजनीति, सियासत, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो शकील जी हमारे साथ हैं। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी से आप परिचित हैं, और हमारे साथी मुकेश कुमार सिंह साहब से भी आप परिचित हैं। इनसे सबसे ज़्यादा नाराज रहते हैं अगर इस देश में कोई इंसान कोई रहता है तो वो ज्ञानेश कुमार हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश जी चले जाते हैं। मुकेश जी सवाल करते हैं, ज्ञानेश जी अब इनका चेहरा देखते ही बोलते ना 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 तुम नहीं, आप बैठो आप बैठो, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो ज्ञानेश कुमार जी अब मुकेश जी से किस ढंग से परेशान होने लगे हैं वो उसका नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर लिए वो तो। लेकिन आना चाहता हूं पहले, और आप तीनों का स्वागत है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। इंडिगो का मामला, यहीं से शुरुआत करते हैं। पुतिन साहब हिंदुस्तान में हैं, आज भर की बात है, अभी रात को चले जाएंगे, और लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति महोदया के यहाँ डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाए गए, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बुलाए गए, ये सब हम लोग देख रहे हैं। जरा यही से शुरुआत करते हैं, प्रोटोकॉल क्या है शकील जी, और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कौन कितना कर रहा है, जरा बताइए। राजीव जी, प्रोटोकॉल में तो जो मुख्य विपक्षी दल है उसके अध्यक्ष के नाते भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाना चाहिए था। अगर आप दोनों सदनों की बात छोड़ दो तो कांग्रेस अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया। और प्रोटोकॉल ये है कि दोनों सदनों के जो लीडर अपोजिशन है उनको तो बुलाया ही जाता है। और भारतीय परंपरा ये है कि रोटी में भी भेदभाव, न्योते में भी दुश्मनी हद कर दी है। आपने राहुल गांधी से अकेले में पुतिन को नहीं मिलने दिया। उसके बाद ये तो एक एक बड़ा प्रोग्राम होता है राष्ट्रपति भवन में, और इसके जो होता है कि जो होस्ट होती है और राष्ट्रपति होती है। राष्ट्रपति होने के नाते उनके लिए सभी दल समान हैं। उनके लिए अगर नेता सदन की स्थिति है तो नेता प्रतिपक्ष की भी है। लोकसभा में नेता सदन अगर नरेंद्र मोदी है तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। लेकिन जो राहुल ने कल कहा था इतनी बात है, इनसिक्योरिटी, मोदी जी में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है कि उन्हें लगता है कि जब राहुल वहां जाएंगे तो सारी
गेस्ट हैं वो सब राहुल की तरफ मुखातिब हो जाएंगे, और जब मिलेंगे वो पुतिन से तो पुतिन और राहुल की जो बातें होंगी वो बड़ी सहज और स्वाभाविक होंगी। राहुल हर विषय में, हर चीज के बारे में अपने आप आराम से बोल सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी विषय में बिना सहायता के नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये कहते हैं कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ही बदल जाती है। तो यही सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए कि राहुल गांधी से नहीं मिलने दे रहे, वो नेहरू के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज राजघाट जाने से पुतिन को नहीं रोक पाए, और पुतिन ने जाके वहां लिखा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ही आज ये दुनिया चल रही है, महात्मा गांधी के सिद्धांत भुलाए नहीं जा सकते। वहां नंगे पांव जूते उतार के वो गए राजघाट पे। तो आप जो है गांधी नेहरू के देश में ये भेदभाव कर रहे हैं, वो छोटा छोटा, और राहुल के साथ आज थोड़ी कर रहे हैं आप। आपका याद होगा 26 जनवरी की परेड में पीछे बिठा दिया था, गणतंत्र दिवस की आने वाली ये 26 जनवरी। तो ये जो है मोदी जी का जो इनसिक्योरिटी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज आपने बुला लिया, पुतिन साहब आए, बात कर रहे थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वो खांस रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी जी। आप एनवायरमेंट में बात करने को तैयार नहीं है। इतने दिन हो गए दिल्ली के अंदर प्रदूषण की हालत को मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, और जो आप अभी इंडिगो की बता रहे थे, ये तो इतनी बुरी स्थिति है कि एयरपोर्ट के ऊपर लोग 3-3 दिन से पड़े हुए हैं, कोई सूचना नहीं है कि कब फ्लाइट जाएगी कब नहीं जाएगी। कनेक्टिंग फ्लाइट वालों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। उनका ना कोई किसी जिस शहर से उन्हें फ्लाइट चेंज करना है, ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है। वो कोई विदेश से आया है, कोई दूसरे शहर से आया है, उसको दूसरी फ्लाइट पकड़ना है, वो कहाँ जाएगा। ये जो है क्रोनी कैपिटलिज्म जो राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था, उसी का एक उदाहरण है। अभी हमें किसी ने बताया, हमें भी आश्चर्य हुआ कि वो अडानी का और अंबानी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी किस किस व्यापार में घुस गया है आपको मालूम है। हमने कहा हाँ, उसने एयरपोर्ट खरीद लिए हैं। कहले एयरपोर्ट तो खरीद लिए, वो तेल भी बेचता है और बड़ियां भी बेचता है वो। हमने कहा बड़ियां, वो तो ग्रामोद्योग में बनती हैं, महिलाओं को उसके जरिए बड़ा काम मिला है, और वो छोटे उद्योगों में बनती है। कहले नहीं, अब उसकी बड़ियां आती है मार्केट में, फर्क सोयाबीन बड़ियां वो बेचता है। तो अगर इन लोगों को छूट आ गए तो फिर बचेगा क्या। ये पापड़ और बड़ियां बना के जाने कितनी महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं। तो हालत जो है इतनी गंभीर है कि एयरपोर्ट खरीदने से लेके, और जो मुंद्रा का पोर्ट है, अभी गुजरात के अंदर शराब बेचे जाने के बहुत सारे मामले आए। कांग्रेस ने उनको उठाया वहां पे, और कांग्रेस ने वहां आरोप लगाया, ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया कि सब ये है जो मुंद्रा से आ रहा है, उसी पोर्ट से सारी चीजें आ रही हैं। ये कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपने जो एक, हर सरकार की अपनी एक एयरलाइन होती है, आपने उसको भी बेच दी। अब जब जरूरत पड़ती है, अभी जब पहलगाम में हुआ था आतंकवादी हमला, तो वहां पे लोग आ नहीं सकते थे, क्योंकि प्राइवेट ही कंपनियां हैं सारी, दो ही हैं मुख्य, तो 90% इन्हीं का काम है, टाटा का और इंडिगो का। जो इंडियन एयरलाइंस है टाटा की हो गई है। आज के किराए आपको शायद मालूम पड़ गए होंगे, 90,000, 80,000। और आज रात को भी बता दे, हाल ही हमें बताया जो संवाददाता कवर करते हैं एयरपोर्ट और एयरलाइंस वगैरह, उन्होंने बताया कि आज रात को 12 बजे तक कोई भी अभी फ्लाइट जाने वाली नहीं है इंडिगो की, अभी जी। सारी कैंसिल है अभी रात के 12 बजे तक अभी। तो इतनी गंभीर हालत, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। अरे प्रधानमंत्री को फौरन बोलना चाहिए था कि इसको इस तरह निपटा जाए। क्या कर रहे हो आप। ये आप सामने सीन दिख रहा है, ये तो रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा बुरी हालत हो रही है एयरपोर्ट की।
दूसरी बात, आज पार्लियामेंट में लास्ट दिन था इस हफ्ते का, तो प्रमोद तिवारी ने जो बात कही बहुत सही कही, क्योंकि आज सदस्यों की संख्या भी कम होती है, सब लोग जाना चाहते हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र में। 2 बार तो कोरम की घंटी बजी दोनों सदनों में, क्योंकि सदस्य थे नहीं, मगर सदस्य जाके वहां एयरपोर्ट में परेशान हो रहे हैं, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। तो स्थितियां जो है बहुत गंभीर हैं। एक तरफ आप नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को एक सामान्य डिनर में जो राष्ट्रपति का होता है, और जो रूस भारत के साथ जो दोस्ती है, संबंध है, उसमें इतना छोटापन तो कभी देखा नहीं गया। जब इससे पहले आते थे रूस के राष्ट्रपति, वो तो खुश्चेव आए थे हमारे ख्याल में सबसे पहले, जो हमें याद आता है 57 में शायद, नेहरू के टाइम में उन्हें कश्मीर लेके गए थे नेहरू। 57 की बात है, याददाश्त के आधार बोल रहे हैं। खुश्चेव भी शायद पहली बार आए थे, सबको बुलाते थे, सब मिलते थे उनसे। और आज हालत ये है कि वो डरते हैं कि राहुल ना आ जाए, राहुल से बात ना हो जाए। अरे अगर पुतिन को राहुल से बात करना होगी और राहुल को पुतिन से बात करना होगी तो कभी ही बात हो जाएगी। राहुल क्यों करेंगे? राहुल तो प्रोटोकॉल के साथ ही करेंगे बात, जब करना होगी तो उन्हें। तो राजीव जी, जैसा आपने बताया, हालत वास्तव में बहुत खराब है। किसी भी चीज प्रधानमंत्री एड्रेस करने को तैयार नहीं है। सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्हें करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? अमलेंदु जी। जी, तो स्थितियां जो है बहुत गंभीर हैं। एक तरफ आप नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को एक सामान्य डिनर में जो राष्ट्रपति का होता है, और जो रूस भारत के साथ जो दोस्ती है, संबंध है, उसमें इतना छोटापन तो कभी देखा नहीं गया। जब इससे पहले आते थे रूस के राष्ट्रपति, वो तो खुश्चेव आए थे हमारे ख्याल में सबसे पहले, जो हमें याद आता है 57 में शायद, नेहरू के टाइम में उन्हें कश्मीर लेके गए थे नेहरू। 57 की बात है, याददाश्त के आधार बोल रहे हैं। खुश्चेव भी शायद पहली बार आए थे, सबको बुलाते थे, सब मिलते थे उनसे। और आज हालत ये है कि वो डरते हैं कि राहुल ना आ जाए, राहुल से बात ना हो जाए। अरे अगर पुतिन को राहुल से बात करना होगी और राहुल को पुतिन से बात करना होगी तो कभी ही बात हो जाएगी। राहुल क्यों करेंगे? राहुल तो प्रोटोकॉल के साथ ही करेंगे बात, जब करना होगी तो उन्हें। तो राजीव जी, जैसा आपने बताया, हालत वास्तव में बहुत खराब है। किसी भी चीज प्रधानमंत्री एड्रेस करने को तैयार नहीं है। सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्हें करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? अमलेंदु जी। जी, अमलेंदु जी आवाज आ रही है? अमलेंदु जी, जी हाँ, जी हाँ, सवाल आ रही। सवाल जी, जी, सवाल आ रही। यही है कि अलग अलग मुद्दे, अलग अलग, चाहे वो संचार साथी ऐप हो या SIR हो या कुछ और हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर तरफ आप देखिए, लेकिन फाइनली आपको पीछे मुड़ना पड़ता है। तो फिर आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेते क्यों हैं? आप याद कीजिए कि कितनी बार जीएसटी को लेकर बैठकें हुई, और फाइनली अभी जीएसटी में, उसके बाद आप कह रहे हैं दिवाली से पहले आपने जीएसटी के 2 स्लैब लेकर आए, जिस 2 स्लैब और 1 स्लैब की बात राहुल गांधी और विपक्ष के लोग हमेशा कहते आए, लेकिन आपने जीएसटी लागू, आनंद फानन में आपने नोटबंदी कर दी थी, आनंद फानन में आपने, जब तक यहां डोनाल्ड ट्रंप रहे तब तक आपने कोरोना के समय कुछ ध्यान नहीं दिया, और जैसे वो गए लॉकडाउन लगा दिया। रुपए का मामला आपने देखा ही, नोटबंदी का मामला। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आम जनता को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो अभी आप तीनों के ऊपर जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? बिल्कुल राजीव जी। जी बिल्कुल राजीव जी, एक तो ये 70 सालों में पहली बार है कि हवाई अड्डों पर इतनी मारामारी है, और जो नारे रेलवे स्टेशनों पे लगा करते थे वो नारे हवाई अड्डों पर लग रहे हैं। वो विजुअल्स में राजीव जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया है। 18 घंटे की मेहनत जो करते हैं मोदी जी, उसका नतीजा देश के सामने है। 18 घंटों की मेहनत का नतीजा था, लॉकडाउन लगा दिया था। आपने देखा देश किस तरीके से परेशान हुआ, नोटबंदी में लाइनों में लगाया। 18 घंटे की मेहनत करके देश किस तरीके से परेशान हुआ।
असल में मोदी जी की जो मानसिकता राजीव जी समझ में आती है, वो समझ में यही आती है कि उन्हें पर पीड़ा में शायद बड़ा आनंद आता है, ये समझा जाता है। क्योंकि जिस तरीके के उनके फैसले हैं, वो मतलब उनकी सरकार के, जब वो सरकार चूंकि वही है सब कुछ, सरकार में दूसरा कोई है ही नहीं, वही सरकार है, तो इसलिए उन्हीं की बात करनी पड़ती है। तो ये जो भी फैसले होते हैं वो इस तरीके के ही सामने आते हैं। अब ये फैसला जो आज FTDL का जो है, ये जो दिया गया, ये जो लागू किया गया, भाई इसको लागू करने के बाद आपने क्या ये चेक किया DGCA ने कि किन किन जो एयरलाइंस हैं उन्होंने इसका पालन किया है कि नहीं किया, और पालन कर रही हैं तो उनके पास कितनी जो है मैन पावर है। अगर कानून आप बना रहे हैं तो कानून बनाने का पालन किस तरीके से होगा ये भी देखना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब इंडिगो तो हाथ झाड़ के खड़ी हो गई कि साहब आपका कानून था, आपके कानून की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, हम भर्ती नहीं कर पाए। तो सवाल ये कि ये भर्तियां क्यों नहीं हुई, इसकी तैयारी क्यों नहीं हुई। तो आज जो देश के अंदर अफरा तफरी मची है, इसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार है राजीव जी, वो ये सरकार है। 3 दिन से चाउस जो पूरे देश भर में हो रहा है, तो 3 दिन पहले ही ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया जो निर्णय आज लिया गया कि साहब अभी ढील दी जाती है। क्या तब समझ में नहीं आया था? जब पहले दिन 200 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हुई और कल जो थी 400 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तब समझ में नहीं आया सरकार को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज फिर 550 फ्लाइट जो थी कैंसिल हो गई। तो आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जिन जिन जो आपने हवाई अड्डे बेच दिए हैं, उन हवाई अड्डों को चलाने वालों की आखिर जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी किसी की है इस देश में कि नहीं है किसी की जिम्मेदारी? और अगर देश में किसी की जिम्मेदारी नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। देश बिना बिना आपके भी चल जाएगा, बिना प्रधानमंत्री के भी चल जाएगा। अगर ऐसे ही हवाई अड्डों पे अफरा तफरी मचनी है तो प्रधानमंत्री की देश में आवश्यकता क्या है? देश ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो ये राजीव जी बहुत सारे सवाल हैं, और जो सवाल इस सरकार की नीतियों को लेकर उठते हैं और नीतियों के साथ साथ इसकी जो प्रणाली, कार्य प्रणाली है, उसको लेकर लगातार राजीव जी सवाल उठते हैं कि भाई आखिर आप कोई भी निर्णय लेने से पहले कोई आप तैयारी क्यों नहीं करते हैं? नोटबंदी आपने की, अचानक रात में आपने ऐलान कर दिया। मालूम पड़ा कि 2 साल तक ATM में 200 का नोट ही नहीं आ रहा है, आपने जारी कर दिया 200 का नोट। 500 का नया नोट आपने जारी किया, वो ATM में थे, वो नोट ओगलने के लायक ही नहीं थे कि ATM से नोट भी निकलेगा। तो ये आपकी तैयारियां नहीं थी तो आपने क्यों किया? ये बताने के लिए सिर्फ कि मोदी जी बहुत विजनरी हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। तो ऐसी दूर की सोचते हैं जो राजीव जी वो जो था, जो अपने तुगलक जो था, वो नहीं सोच पाया था। तो ये सारे तुगलकी फरमान जो है वो पेश करते हैं मोदी जी, ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुगलक से बड़े जो हैं वो मोदी जी हैं। इतिहास में उनको याद रखा जाए, तुगलक को याद रखा जाए, और तुगलक से ज्यादा याद मोदी जी को याद रखा जाए तो इतिहास तो याद रखेगा मोदी जी को। ये ऐतिहासिक काम तो किए मोदी जी ने। नोटबंदी में पूरा देश को लाइन में लगा दिया, कोरोना में पूरा देश जो सड़कों पर उन्होंने चला दिया, SIR में सबसे कागज ढूंढवाने लगे हैं, हवाई अड्डों पर जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जो रेलवे स्टेशन पे लगा करते थे। तो इसके लिए तो मोदी जी बधाई के पात्र हैं, इतिहास याद रखेगा उनको इन सारी चीजों के लिए। तो मोदी जी इतिहास में याद रखे जाएं, इसके लिए ये सारे काम करते हैं, तो अब देश भुगत रहा है। दूसरी बात राजीव जी की ये जो मध्य वर्ग है, यही सबसे ज्यादा मोदी मोदी करता है। सोशल मीडिया पर यही अंधभक्त है, यही